कहानी की शुरुआत होती है गुंगीर को दिखाते हुए, जो अपनी कहानी का लेजेंडरी असासिन है। पर सबसे शॉकिंग बात यह है कि अब वही असासिन एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट बन चुका है। लेकिन उसकी स्किल्स आज भी उसके पास हैं। जब कुछ गुंडे आ जाएं, तो वो उनको ऐसे हरा देता है जैसे रोज का काम हो। सब कुछ चुपचाप बैकग्राउंड में निपटाकर वो अपनी नई शांत जिंदगी को एंजॉय करता है। पर यह सब कैसे हुआ? तूजी, जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग असासिन था, वो अपने आखिरी मिशन पर रहता है। उसका आखिरी टारगेट चेयरमैन अकागी था। मिशन के दौरान तूजी अपनी गॉड लेवल स्पीड दिखाता है और गोलियां तक से बचता है। जो भी रास्ते में आता है वो सबको खत्म कर देता है। चेयरमैन को पता चल जाता है कि वो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वो भीख मांगता है। तब तूजी का बेस्ट फ्रेंड हयाते, जो खुद भी असासिन है, चेयरमैन को मार देता है। मिशन कंप्लीट होने के बाद तूजी की नज़र अकागी के फोन पर पड़ती है, जिसमें उसकी बेटी के साथ एक फोटो होती है। ये देखकर तूजी का दिल बदल जाता है। उसे लगता है कि वो अब और किलिंग्स नहीं कर सकता और वो ऑफिशियली रिटायर होने का डिसीजन ले लेता है। फिर तूजी अपनी गर्लफ्रेंड माई के पास जा रहा होता है, जो उसके लिए प्यार से खाना बना रही होती है। रास्ते में हयाते तूजी की काफ़ी तारीफ करता रहता है कि वो कितना परफेक्ट और नंबर वन असासिन है। लोग उसके नाम से डरते हैं। पर तूजी अब थक चुका है। वो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। ये सब छोड़कर उसकी गर्लफ्रेंड माई और अपने डॉग जॉन के साथ एक शांत जिंदगी चाहता है, जो उसे पहली बार एक नॉर्मल और प्यार भरी फीलिंग देता है। हयाते को लगता है कि एक असासिन के लिए नॉर्मल बनना मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ मारने में गुजरी है। तूजी, जो जल्दी ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता है, घर लौटते टाइम काफी नर्वस होता है, बिल्कुल एक नॉर्मल लड़के की तरह। पर जैसे ही वो घर पहुंचता है, हवा में खून की स्मेल उसे महसूस होती है। अंदर जाते ही उसके सपने पूरे तरीके से टूट जाते हैं। वो देखता है माई और उसका डॉग मारे पड़े होते हैं। टूट चुका तूजी समझने की कोशिश करता है कि ये सब कैसे हुआ। तब उसे एहसास होता है कि हयाते उसके पीछे खड़ा है। पर फिर सच सामने आता है। ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती थी कि तूजी रिटायर हो। उनके लिए माई ही प्रॉब्लम थी, इसलिए हयाते ने उसे खत्म कर दिया ताकि तूजी दोबारा असासिन बन सके। फिर अचानक से हयाते तूजी को भी मार देता है, ये कहते हुए कि उसे दुनिया के सबसे बड़े असासिन को खोना पड़ेगा। मरते वक्त तूजी ये सच एक्सेप्ट करता है कि उस जैसा आदमी कभी हैप्पी एंडिंग डिजर्व नहीं करता। उसके सपने देखने की कीमत उसकी गर्लफ्रेंड माई को चुकानी पड़ी। लेकिन जब वो बेहोशी में जा रहा होता है, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई उसकी मदद कर रहा हो। फिर उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन इस बार वो किसी हॉस्पिटल में होता है। पैनिक में वो बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन बॉडी उसका साथ नहीं देती है और उसकी नज़र पूरी ब्लर हो जाती है। जब वो मिरर में खुद को देखता है, तब उसे बड़ा शॉक लगता है। वो कोई और ही बन चुका होता है। वो सिर्फ एक नॉर्मल सा लड़का होता है। जब डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसका नाम कायदो फूजीवारा है और पिछले 1 महीने के टाइम में उसके सारे टेस्ट्स क्लियर हो चुके होते हैं। डॉक्टर खुशी से कहता है कि जैसे ही कायदो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आएगा, उसकी लॉस्ट मेमोरीज भी धीरे धीरे वापस आने लग जाएंगी। मतलब उसे किसी टाइप की बीमारी हुई थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही दर्दनाक सीन चल रहा होता है, जिधर उसकी गर्लफ्रेंड खून में लिपटी हुई थी और उसका डॉग उसके पास मरा हुआ था। तूजी, जो अपनी असासिन लाइफ छोड़ना चाहता था, अब अचानक से खुद को एक अलग ही बॉडी में बदल चुका है। एक ऐसे लड़के के रूप में जिसका उसकी पुरानी आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए सब कुछ समझना मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन हॉस्पिटल में रहकर वो कुछ चीजें समझ लेता है। जैसे कि जो कायदो फौजीवारा है, जो इस बॉडी का रियल ऑनर है, वो स्कूल जाते टाइम एक ट्रक एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। एक्सीडेंट इतना सीरियस था कि उसके ब्रेन को काफी बड़ी इंजरी हुई थी और तुरंत ही उसकी सर्जरी करनी पड़ी। फिर वो लगभग 1 महीने तक कोमा में रहा और जब आंख खुली तो कायदो नहीं, बल्कि तूजी उसकी बॉडी में था। पर उसे ये बिल्कुल याद नहीं कि उसके मरने के बाद क्या हुआ था। लास्ट चीज जो उसे याद है, वो एक आवाज थी जो कह रही थी कि तूजी का ब्रेन बिल्कुल सेफ है। धीरे धीरे वो समझ जाता है कि उसका दिमाग किसी तरह ट्रांसप्लांट या रिप्लेस किया गया है, लेकिन मरने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ उसे वो याद नहीं है। वो अब आंसू बहाने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड बस अपने डॉग के बारे में सोचने लगता है। अगले सीन में कायदो को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है। उसकी माँ क्योको अपने बेटे को जिंदा देखकर रो पड़ती है और उसके पापा तेरो फौजीवारा, जो एक सक्सेसफुल मांगा आर्टिस्ट हैं, वो अपने बेटे के जल्दी रिकवर होने की खुशी मनाते हैं। कायदो की माँ को उसकी इंजरी की टेंशन होती है, लेकिन पापा उसे समझाते हैं कि जैसे ही वो नॉर्मल लाइफ में लौटेगा,
सब ठीक हो जाएगा। दोनों पेरेंट्स एक्साइटेड होकर अपने बेटे की तरफ देखते हैं, उसकी रिएक्शन जानने के लिए। लेकिन उनकी खुशी के उल्टा तूजी के दिल में सिर्फ डर होता है। वो समझ चुका होता है कि अब उसकी नई आइडेंटिटी कायदों से जुड़ी हुई है, और अगर उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़े लोग या राज इस दुनिया तक आ गए तो चीजें बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। फिर भी वो बाहर से एक नकली मुस्कान देता है और अपने पेरेंट्स को एश्योर करता है कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर ये डिसाइड कर चुका होता है कि अभी के लिए कुछ न बोलना ही बेस्ट ऑप्शन है। घर पहुंचते ही कायदो को शॉक लगता है। घर इतना बड़ा होता है कि उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कायदो कोई नॉर्मल बैकग्राउंड से नहीं है, बल्कि काफी अमीर फैमिली से है। तब उसे समझ आता है कि उसके पापा कोई नॉर्मल मांगा आर्टिस्ट नहीं है, बल्कि काफी सक्सेसफुल आदमी है। ऊपर से उसकी माँ भी कोई आम फैमिली से नहीं आती। फिर कायदो को उसके रूम तक ले जाया जाता है। अंदर जाते ही कायदो थोड़ा रुक कर पूरी जगह ऑब्जर्व करता है और बोलता है कि ये नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट के रूम जैसा ही लगता है। फिर उसे हॉस्पिटल का टाइम याद आता है, कैसे उसके पेरेंट्स बार बार आकर उसका हाल पूछते थे, कितने घबराए लगते थे। इसका मतलब कायदो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। ये देखकर तूजी को अपनी गर्लफ्रेंड की बात याद आती है, जो बस इतना चाहती थी कि वो खुश रहे। ऐसी खुशी जो तूजी अपनी खूनी जिंदगी की वजह से कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाया। इसीलिए तूजी डिसाइड करता है कि वो ऐसी लाइफ नहीं जिएगा जिससे कायदो के पेरेंट्स को बुरा लगे। तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है, जिसमें सिर्फ कायदो के पेरेंट्स नहीं होते, बल्कि एक और फैमिली के 3 लोग होते हैं। ये देखकर कायदो समझ जाता है कि अब उसे इस बॉडी के पास्ट के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। अगली सुबह एक लड़की कायदो से मिलने आती है। कायदो के डैड डोर खोलते हैं और सामने होती है यूजुआ। काफी खुशी के साथ वो तुरंत पूछती है कि कायदो कैसा है। कायदो के डैड जवाब देने ही वाले होते हैं कि कायदो पीछे से झांक कर देखता है और तुरंत पहचान जाता है, ये वही लड़की है जो उस फोटो में थी। यूजुआ बिना 1 सेकंड वेस्ट किए कायदो को टाइट हग कर लेती है और उसकी तबीयत को लेकर चिंता दिखाती है। कायदो शांति से सब ऑब्जर्व करता है और उसे समझ आ जाता है कि यूजुआ कायदो की चाइल्डहुड फ्रेंड है। यूजुआ, जो काफी एक्साइटेड होती है, उससे स्कूल तक साथ में चलने के लिए पूछती है, लेकिन कायदो मना कर देता है। जब कायदो के डैड बीच में कुछ बोलने वाले होते हैं, तब यूजुआ डायरेक्टली उनको कार में धकेल देती है और प्रॉमिस करती है कि वो कायदो का ध्यान रखेगी। जाते जाते वो अनाउंस करती है कि कायदो के ठीक होने के सेलिब्रेशन में एक पार्टी होगी। कायदो के पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं, जबकि कायदो और यूजुआ स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। स्कूल में कुछ गुंडे अपना प्लान बना रहे होते हैं, जिधर उनका लीडर तेत्सु डिसाइड करता है कि वो यूजुआ को परेशान करेगा। उसके साथ ही ये सुन के डरने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने गलती से भी उस लड़की को चोट पहुंचाई तो वे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तेत्सु उन्हें घूर कर देखता है और कहता है कि वो बिना वजह डर रहे हैं। जब ये लोग अपना प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी यूजुआ की लग्जरी कार स्कूल पहुंचती है। तेत्सु देखकर हैरान होता है कि उसके साथ वो लड़का कौन है। तब उन्हें पता चलता है ये लड़का कोई खास नहीं है, बस यूजुआ का बचपन का दोस्त है जो रिसेंटली एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। ये सुनते ही तेत्सु के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वो धीरे धीरे कायदो के पास जाने लगता है। अगले सीन में यूजुआ और कायदो अपनी अपनी क्लासेस के लिए अलग हो जाते हैं। कायदो थोड़ी देर के लिए यूजुआ की पर्सनालिटी को जज करता है। उसे लगता है कि वो एक अच्छी लड़की है जो उसका ख्याल रखती है, बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह। कायदो क्लासरूम में एंटर करते ही उसे नॉर्मल लाइफ का हल्का सा एहसास होता है, क्योंकि उसने कभी प्रॉपर स्कूल अटेंड ही नहीं किया था। फिर वह अपनी सीट पर पहुंचता है, जिधर उसका क्लासमेट उसे देखकर खुश होता है। लेकिन उसकी खुशी तुरंत डर में बदल जाती है जब वो उसके पीछे खड़े तेत्सु को देखता है। तेत्सु सीधा गुंडागर्दी पर आ जाता है। वो कहता है कि इधर कायदो के लिए इस क्लास में कोई जगह नहीं है, इसलिए वो उसके साथ उनके क्लास में चलेगा। थोड़ी देर बाद तेत्सु का ग्रुप कायदो को बाहर ले जाता है और कायदो अभी भी ये सोच रहा होता है कि शायद उसकी क्लास में सीट का कोई इशू होगा। थोड़ी देर बाद कायदो समझ जाता है कि ये लोग जानबूझकर उसे परेशान कर रहे हैं। जब सब उसे घूर रहे होते हैं, तभी कायदो गुस्से में पूछता है, मेरी सीट कहाँ है? तभी तेत्सु और उसके चमचे इस सिचुएशन का फुल मजा लेते हैं। फिर तेत्सु कायदो के पास आकर एक गंदी सी स्माइल देता है और कहता है कि अगर कायदो घुटनों पर बैठकर भीख मांग ले तो वो सिर्फ उसे थोड़े पंचेस मारकर छोड़ देंगे। असल बात यह होती है कि तेत्सु को जलन हो रही होती है कि यूजुआ उसे पसंद नहीं करती, बल्कि कायदो को करती है। फिर वो कायदो को धमकी देता है कि अगर उसने कभी यूजुआ के पास जाने की कोशिश की तो वह दोनों को मार देगा।
कायदो थोड़ी देर में पूरी सिचुएशन समझ जाता है। उसे बुरा लग रहा होता है, अपने लिए नहीं बल्कि उन बेचारे लोगों के लिए जो अब उसके अगले विक्टिम बनेंगे। पर वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है और इस बॉडी में एक साफ जिंदगी जीना चाहता है। फिर कायदो शांति से तेत्सु से कहता है कि अगर वो अपने शब्द वापस ले ले तो बात आराम से खत्म हो सकती है। लेकिन ये बात तेत्सु को और भड़का देती है। गुस्से में लाल होकर वो सीधा कायदो पर पंच मारता है, पर कायदो उस अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये बंदा बिल्कुल अच्छा नहीं है। फाइट में उसका पंच स्लो होता है, वीक होता है और उसमें 1000 ओपनिंग्स होती हैं। कायदो बिना ज्यादा मेहनत के एक ही पंच में तेत्सु का कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। सिचुएशन सीरियस होती देख कायदो एक जोरदार स्ट्राइक उसके चिन पर मारता है और तुरंत अपने मूव से उसे जमीन पर पटक देता है। ये सब करते हुए वो रियलाइज करता है कि रियल वर्ल्ड कितना शांत है उस जगह के कंपैरिजन में जिधर से वो आया है। थोड़ी देर बाद युजुआ आती है, लेकिन जो वो देखती है उसे देखकर शॉक लगता है। कायदो शांति से खड़ा होता है और तेत्सु जमीन पर पड़ा होता है। युजुआ हैरान होती है। वो मन में सोचती है कि क्या ये वही कायदो है जिसे वो बचपन से जानती है। थोड़ी घबराहट के साथ वो पूछती है, ये सब तुमने किया? और यहीं पर पहली बार कायदो थोड़ा हेजिटेट करता है और कहता है कि उसे बेवजह झगड़े में घसीट लिया गया था। लेकिन युजुआ जो उसकी कॉलर पर थोड़ा सा ब्लड का निशान देख लेती है, वो सोचती है कि शायद कायदो को भी चोट लगी है। कायदो जो उससे बार बार बोलता है कि वो ठीक है, पर युजुआ जो काफी टेंशन में होती है और उस पर गुस्सा करती है। कायदो जो समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है, फिर भी वो माफी मांग लेता है। दोनों अभी के लिए क्लास में वापस जाने का डिसाइड करते हैं, पर निकलते समय कायदो को पिटे हुए तेत्सु की आवाज सुनाई देती है, जिधर वो कायदो से बदला लेने का प्लान बना रहा होता है। सीन तुरंत शिफ्ट होता है युजुआ की लेट नाइट पार्टी पर, जो उसने पहले से प्लान की थी कायदो के लिए। पर कायदो को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है, जो हमेशा उससे हंसते हुए खाना खाने के लिए बोलती थी। उसकी बातों को याद करके कायदो उदास हो जाता है और उसे लगता है कि शायद यही होता है एक फैमिली के साथ खुशी का पल फील करना। यही इमोशन जो अब उसकी करंट लाइफ में भी आ रहा होता है, जहां वो एक नॉर्मल लाइफ का एहसास कर रहा है। पर तभी कायदो को फील होता है कि युजुआ अभी तक पार्टी में नहीं आई है, जबकि आइडिया उसी का था। तभी कायदो के डैड बोलते हैं कि युजुआ कुछ टाइम से काफी चीजों से गुजर रही है, फिर भी वो हमेशा एक स्माइल फेस दिखाती है। तभी कायदो को एक अजीब सा फील होता है। तब वो फोन चेक करता है और देखता है कि युजुआ का कॉल आ रहा है। कॉल उठाते ही तेत्सु की आवाज सुनाई देती है, जिधर तेत्सु खुश होता है कि कायदो ने सिचुएशन समझ ली और उसे एक एग्जैक्ट लोकेशन पर बुला लेता है। वो बोलता है अगर कायदो नहीं आया तो वो युजुआ को नुकसान पहुंचाएगा। तभी युजुआ की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसमें वो कायदो को आने से मना कर रही होती है। कायदो समझ जाता है कि अगर वो नहीं गया तो वो लोग युजुआ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी कॉल कट हो जाती है। तभी कायदो अपने पेरेंट्स को ये बताता है कि वो बस एक काम से बाहर जा रहा है और वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। फिर सीन कट होता है एक डार्क और पुरानी फैक्ट्री पर, जहां काफी लोग कायदो का इंतजार कर रहे होते हैं। उधर तेत्सु का बॉस भी होता है, जो काफी गुस्से में होता है कि तेत्सु ने उसे एक छोटी सी बात के लिए इधर बुला लिया। तभी वो गुस्से से उसके मुंह पर एक कैन फेंक के मारता है। तभी तेत्सु बोलता है कि उसने युजुआ को इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उससे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती है, पर युजुआ कुछ भी नहीं बोल रही होती है। इसी वजह से तेत्सु ने कायदो को यहाँ बुलाया। अगर वो कायदो को हर्ट करने की धमकी देगा तो युजुआ तभी उससे सच बोलेगी। उसे लगता है अगर ये काम सक्सेसफुल होता है तो ऑर्गेनाइजेशन उसे अपनी टीम में ले लेगी। तभी तेत्सु का बॉस उसे वार्न करता है और बोलता है कि अगर तेत्सु फेल हुआ तो इनुकामी उसे मार देगा। और तभी इनुकामी को दिखाया जाता है, जो एक डंबल को इतनी तेज फेंकता है कि वहां की दीवार तक टूट जाती है, जिससे तेत्सु और ज्यादा डर जाता है। फिर हमें युजुआ दिखाई जाती है, जो गुस्से में काफी चिल्ला रही होती है। तभी उसका असिस्टेंट उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तेत्सु उसे भी मार देता है और युजुआ को धमकाता है कि अगर उसने कुछ नहीं बताया तो वो कायदो को मार देगा। पर युजुआ फिर भी कुछ नहीं बोल रही होती है। फिर तेत्सु गुस्से में बोलता है कि वो कायदो को खत्म कर देगा। उसे पूरा यकीन होता है कि इतने सारे आदमियों के साथ कायदो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सीन शिफ्ट होता है कायदो पर, जो फैक्ट्री के बाहर होता है और कुछ बंदों को बिना किसी मेहनत के मार देता है। एक को तो वो सीधा डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है मेरे सामने दोबारा मत आना। अंदर बॉस सोचता है कि कायदो शायद डर गया होगा, पर तेत्सु को पता है कि रूफ टॉप पर जब वो कायदो से लड़ा था वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था।
तभी उन्हें बाहर से बंदों के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कायदो का नाम चिल्ला रहे होते हैं। उधर यूजुआ शॉक हो जाती है और तेत्सु को डर लगने लगता है।